चलो चालू करें नए टॉपिक से। इंटीग्रेशन बड़ा ही गजब का टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। सही है, किसी बात हुई, मज़ेदार भी है, गजब भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। हाउ? वही तो क्रिस्प है, वही तो मज़ा है भाई। विराट कोहली इसलिए नहीं बना क्योंकि वो अच्छा खेलता है, वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में खेलता है, तभी वो गजब का बनता है ना। यही है वो तुम्हारा गेम जो तुम आज पढ़ोगे। तुम्हारे सीए फाउंडेशन के बच्चों के जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, जिसको बोलते हैं ना इम्तिहान, है तुम्हारा ये देखना, ये समझना। इंस्टीट्यूट ने तुमको ये साइंस का टॉपिक दे रखा है यहाँ पे। दिस टॉपिक इज पर्टिकुलरली ऑफ साइंस। जो स्टूडेंट साइंस से आते हैं उनको ये दिक्कत नहीं जाएगी ये टॉपिक करने में। पर क्या सर स्टूडेंट्स जो कॉमर्स से प्योरली बिलोंग करते हैं उनको दिक्कत जाएगी? ना ना ना, मेरे होते हुए कभी नहीं जाएगी। पर तो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा क्या सर? हाउ कॉम्प्लेक्स तो लगेगा बच्चों। रीजन ये है कि ये चीज ही ऐसी है, ये इतने बड़े लेवल की चीज है। तो जो चीज इतने बड़े लेवल पे यूज हो रही है, इतना बड़ा लेवल मतलब कौन सा सर? रोड कंस्ट्रक्शन बोलो या बड़े बड़े चीजों का, अब बहुत प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स होते हैं वो छोटी लेवल पे नहीं लेकिन बड़ी लेवल पे जो हो रही है वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है इंटीग्रेशन। तो ऐसे समय पे हर एक चीज थोड़ी बहुत तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगी ना। अगर इतनी आसान होती तो दुनिया कितनी आसान चलती अपनी। खैर, इंटीग्रेशन ये टॉपिक तुम्हारा मैथ्स का लास्ट चैप्टर है। तो लास्ट हो पहला हो, अपने को उससे क्या लेना देना? अपने को तो पढ़ने से लेना देना है। पहला है, लास्ट है, उससे क्या लेना देना, बरोबर। खैर, इंटीग्रेशन साइंस का टॉपिक है जो इंस्टीट्यूट ने तुमको दिया है ये सोचते हुए कि तुम्हारी कैपेबिलिटी कितनी है। आर यू एबल टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन? बच्चे छोड़ देते कुछ कुछ, कौन करेगा उसको? कौन पढ़ेगा वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में? पर इंस्टीट्यूट वही तो चाहती है कि तुम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से अभी से लड़ना चालू कर दो। आईपीसीसी और फाइनल में ऐसे कॉम्प्लेक्स आएंगे कि ये उनके सामने छोटा लगने लगेगा। जिंदगी का सबसे बड़ा सच बता रहा हूं मैं, और आज तुमको वो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। आज मैं तुमको तैयार कर रहा हूं ताकि तुम आगे जाके खेल सको। ये तुम्हारा अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। एक बार तुम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गए तो तुम इंटरनेशनल में पहुंच जाओगे यार। फिर तो वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि इंटरमीडिएट और वर्ल्ड कप तो यूं हासिल हो जाएगा दोस्तों। अगर इसको हासिल कर दिया, इसको फतेह किया, तो वो तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। विराट कोहली का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं हर बार। अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीते और वर्ल्ड कप भी जीते। खैर वो कैप्टन नहीं था पर जीते तो सही। चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते ही, ऐसा कुछ नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते ही है। बरोबर कि नहीं? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पहले से डटे रहना और उसको पहले से टैकल करना और उसमें विजय हासिल करना, ये तुमको सिखाया जा रहा है इंस्टीट्यूट के थ्रू। ना कि सिर्फ इंटीग्रेशन को पढ़ लेना, उसके फॉर्मूले रट लेना और मंद के जैसा चले जाना एग्जाम में और पास होके आ जाना। ना ना ना, हम वो पढ़ाई नहीं करते। हम उनकी जैसी पढ़ाई करते जो सिचुएशन के थ्रू अपने आप को बदले, सिचुएशन के थ्रू सिचुएशन में अपने आप को बदले, हम उसकी तैयारी करते हैं। खैर ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे अपन इंटीग्रेशन ये टॉपिक होता क्या है, इसे क्यों पढ़ते हैं, इसका काम क्या है, why there is need to study integration, क्यों, किस लिए, कब, क्यों, कैसे आया, क्यों आया, काई के लिए आया, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आज अपन उसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में अपन देख लेंगे कि why there is need to study, इंटीग्रेशन आया क्यों, उसका पर्पस क्या है, हम ये 3 चीज देख लेंगे। फिर आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन के सम्स को लेके सॉल्व किया जाता है, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स को लेके हम वाया इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाता है। इंटीग्रेशन कहाँ भी इस्तेमाल होता है वो तो आज ही पता चल जाएगा, मतलब एप्लीकेशन भी आपको पता चल जाएगा आज ही। और आपको सिर्फ आने वाले लेक्चर्स में सिर्फ सॉल्व करना है एग्जाम्पल्स। आपके दिमाग में मैं आपको आज वाकिफ करा रहा हूं इंटीग्रेशन के साथ में, आपके मन में उसके लिए एक ऐसी इज्जत पैदा करा रहा हूं ताकि आप उसकी ऐसे रिस्पेक्ट कर सको और फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करे। और देखना, जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे ना, दोनों की जोड़ी एकदम जबरदस्त होगी। ये मेरा वादा है तुमसे, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है ना। बट हाँ, समझना, उसको रिस्पेक्ट करना, ये तुम्हारा काम है। पेशेंस रखना। बहुत सी चीज आज के लेक्चर में बाउंसर जाएगी, थोड़ी दिख भी रही है कि ये क्या कर रखा है सर ने, आपने ये क्या लिख रखा है, ये सब
थोड़ी चीजें बाउंसेड भी जाएगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम 100% समझो, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड इट एटलीस्ट 80%। डेरिवेटिव तो हो चुका है, तो ये कोई समझना इतनी बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, ये समझना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, मैं ये समझता हूं। खैर ठीक है, तो चालू करें इंटीग्रेशन। आज अपना सिर्फ लेक्चर इंट्रोडक्शन है, तुमको वाकिफ करा रहा हूं मैं इंटीग्रेशन होता क्या है, तुम्हारे मन में उसके लिए इज्जत पैदा कर रहा हूं, तुमको उसके एनवायरमेंट में घुसा रहा हूं, ताकि आने वाले 4-5 या 10-12 लेक्चर्स जो भी जितने भी है उन सब में तुम उससे वाकिफ रहो और उसके एनवायरमेंट में अच्छे से घुल मिल जाओ। मतलब 10वें लेक्चर में तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं ये कर क्या रहा हूं, ये क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, ना ना ना, ये नहीं लगना है। वो आज ही हो जाएगा, आज ही सब साफ कर देना है, आज ही सब क्लियर कर डालना है कि मैंने ये दुनिया में रहना है तो मेरे को इसके रीति रिवाज सीखने हैं, और आज अपन वो रीति रिवाज सीखेंगे। सबसे पहले तो अपन ये दुनिया में क्यों है वो तो समझ लेते हैं, रीति रिवाज तो बाद में आएंगे। आई बात समझो, बहुत सारे चीजें बोल दिया मैंने, ठीक है। अब बिना वेस्ट करे टाइम अपन आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन को दूसरा वर्ड भी है इंटीग्रल कैलकुलस। अब ये कैलकुलस क्या होता है ये तो सब अपने को पता ही है, चेंज कैलकुलस के 3 टूल भी पता ही है अपने को, ये सब बातें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो सब मैं डेरिवेटिव केस में बोल चुका हूँ, ये सब तुमको पता है कि इंटीग्रल कैलकुलस। मेरे को बस बताना है कि इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। आई बात समझ में? क्या है इंटीग्रेशन का दूसरा नाम? इंटीग्रल कैलकुलस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है इंटीग्रल है, ठीक है। चलो आ जाओ, इंटीग्रेशन अपने को क्या बोलता है। आज तुम्हें लिखना नहीं है, तुम्हें पूरा सुनना है, आज शांति से एकदम शांत माइंड से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इंटीग्रेशन अपने को क्या बताता है, इंटीग्रल अपने को क्या बताता है, कोई भी चीज कैसे इकट्ठा हो रही है, कितनी एक्यूमुलेट हो रही है। मतलब क्या सर कि इंटीग्रेशन का काम ये है बताना, इंटीग्रल अपने को ये बताता है कि कोई भी चीज कितनी जमा हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है किसी एक जगह पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हारे सामने है, ये एग्जांपल है मूवी डाउनलोडिंग का। मूवी डाउनलोडिंग, मैंने तुमसे पूछा कि गिवन स्पीड ऑफ इंटरनेट की स्पीड एक जैसी है, अपन ने अज्यूम किया, तुम मूवी डाउनलोड करोगे? तुमने कहा हाँ सर, गिवन इंटरनेट के स्पीड पे, समझो फॉर एग्जांपल 1 MB पर सेकेंड पे, 1 Mbps पे तुम मूवी एक डाउनलोड करोगे। मूवी डाउनलोड करने का मतलब क्या हो गया? मैंने तुमको बोला मूवी डाउनलोड करने का ही मतलब ये हो गया कि भाई तुम्हारे मोबाइल में डेटा जमा हो रहा है। अगर मूवी 700 MB की है, तो तुम्हारे मोबाइल में कितना जमा किया तुमने डेटा? 700 MB का जमा किया ना डेटा तुमने डाउनलोड करके, बरोबर। अब कैसे हो रहा है चीजें देखो, मैंने तुमको पूछा कि भाई पहले 1 मिनट में कितना डेटा जमा हुआ तुम्हारे मोबाइल में, तो तुमने बोला सर इतना जमा हो गया डेटा। दूसरे 2 मिनट में इतना हो गया जमा, और आने वाले 3 मिनट में इतना डेटा जमा हो गया। मतलब क्या हुआ कि पूरे 3 मिनट में मिला के तुम्हारा ये इतना 700 MB का डेटा इकट्ठा हो गया तुम्हारे मोबाइल में, जमा हो गया। कैसे किया? थोड़ा थोड़ा, एक मिनट, पहले 1 मिनट में इतना डाउनलोड किया, फिर आने वाले 2 मिनट में इतना डाउनलोड किया, फिर आने वाले 3 मिनट में इतना डाउनलोड किया। टुकड़ों टुकड़ों में करते गया, धीरे धीरे छोटा करके बड़ा होता गया। एक्यूमुलेट वही होता है ना, जमा करना। दिस इज व्हाट इंटीग्रल इज। इसका मतलब जब मेरे मोबाइल में डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है, इसका मतलब कुछ एक एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, बरोबर। जैसे क्या, ये देखो, ये शेडेड रीजन ये यहां पे दिख रहा है तुमको, ये ग्राफ दिख रहा है तुमको। ये जो एक्स एक्सिस है ये बताती है तुमको तुम्हारी टाइम। एक सेकेंड, जो तुम्हारे स्क्रीन पे तुमको ग्राफ दिख रहा है स्पीड और इंटरनेट का, वाई एक्सिस पे है इंटरनेट स्पीड और एक्स एक्सिस पे है इंटरनेट टाइम कितना डाउनलोड होने को लगा। और वो जो शेडेड रीजन है डैश 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 ब्लैक में जो किया है मैंने, दैट इज द एरिया विच हैज इन विच डेटा हैज एक्यूमुलेटेड। मतलब उतना डेटा एक्यूमुलेट हुआ तुम्हारे फोन में कितने टाइम में। ये 0 से लेके ये जो लाइन है आ रही है परपेंडिकुलर, ये यहां पे, ओफो ये चल क्यों नहीं रहा है? एक मिनट देना मुझे। हाँ, तो कहां थे अपन? यहां पे थे सर हम, कि
भाई ये जो ग्राफ आया है अपने पास में, ये जो शेडेड रीजन है, ये क्या बताता है मुझे? ये मुझे बताता है ये 0 से लेके 3 मिनट के टाइम में 700 MB का डेटा जमा हुआ अपने फोन या लैपटॉप में। मतलब क्या सर, एक बार फिर से बता दो जरा, एक बार मैं फिर से बताता हूँ तुमको। देखो, इंटीग्रेशन का मतलब ये बोल रहा है, इंटीग्रेशन अपने को बताता है कोई भी चीज किससे एक्यूमुलेट हो रही है, कितनी जमा हो रही है अपने पास में। तो मुद्दे का सवाल ये था कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल का, उसको इस्तेमाल करके मेरे को बताना है कि मेरे मोबाइल में कितना एरिया एक्यूमुलेट हुआ, कितना एरिया जमा किया, मेरा कितना एरिया उसने ले लिया वो डाउनलोडिंग में। एग्जाम्पल अपना डाउनलोडिंग का चल रहा है ना, तो मेरे मोबाइल में उस चीज ने, उस मूवी ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया। तो तुम बोलोगे सर बड़ा ही सिंपल सा सवाल है ये, तो कितना आसान सी बात है, 700 MB का डेटा था वो एक्यूमुलेट हो गया यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये हमको लेना है इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट से, ये हमको लेना है इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट से। खैर वहां पे इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट पे पहुंचने के पहले अपन जरा ग्राफिकली एक बार उसको फिर से देख लेते। जो मैंने तुमको बोला, मैंने तुमको क्या बोला कि ये जो है यहाँ पे ये शेडेड रीजन, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है मेरा डेटा एक्यूमुलेट हुआ कितने टाइम में? 3 मिनट के टाइम में। अपने एग्जाम्पल के हिसाब से इंटरनेट की स्पीड y एक्सिस पे थी। इसका मतलब ये कि डेटा एक्यूमुलेट जितना हो रहा है इट इज इक्वल टू द एरिया इनक्लोज्ड। मतलब क्या कि इंटीग्रल का पर्पस है अपने को ये बताना कि कितना एरिया इनक्लोज हुआ है। आ रही है बात समझ में? इंटीग्रल अपने को ये बता रहा है कि कितना एरिया इनक्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा एक्यूमुलेट हुआ है जो मेरा डेटा एक्यूमुलेट हुआ है वो नथिंग बट एक मेरा एरिया इनक्लोज्ड है। मतलब क्या, आगे से मैं जब भी अभी इस चैप्टर में या आगे से मैं जब भी कभी बात करूं कि मेरे पास में कोई चीज एक्यूमुलेट हो रही है, मेरे पास में कोई चीज जमा हो रही है, इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं? इन जनरल एरिया कितना इनक्लोज हुआ है, एरिया कितना ऑक्यूपाई हुआ है, बराबर है ना। मेरे पास में गिवन टाइम में 0 से लेके 3 मिनट तक के पहले 1 मिनट में इतना डेटा डाउनलोड हुआ, आने वाले 2 मिनट में इतना डेटा डाउनलोड हुआ, आने वाले 3 मिनट में इतना डेटा डाउनलोड हुआ, पहले 1 मिनट में इतना, फिर आने वाले 2 मिनट में इतना, फिर आने वाले 3 मिनट में इतना। यही तो चीज अपन ने यहां पे लिखी है, देखो बरोबर। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, एक और एग्जांपल है, यहां पे एक और एग्जांपल अपने पास में स्पीड और टाइम का। मतलब क्या, मैं अगर 0 से लेके 1 मिनट में यहां पे जाऊं तो मैंने मतलब इतना टाइम, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। हाँ सर, आने वाले 1 और मिनट में मैं इतना यहां तक के जा रहा हूं, मतलब ये कितना टाइम हो गया? 2 मिनट हो गया, मैंने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। यस सर। फिर बाद में यहां पे जब मैं आया 4 मिनट पे, तब मैंने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। हाँ सर। और जब मैं यहां पे आया 5वें मिनट पे, तब मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो मैंने क्या किया? अरे भाई मैंने डिस्टेंस कवर कर दिया। मैंने क्या किया? गिवन टाइम में मैंने डिस्टेंस कवर किया। ये टाइम की लाइन थी ना, एक्स एक्सिस, और ये क्या था? शेडेड रीजन। पूरे 0 से लेके 5 मिनट तक के का टुकड़ों में बांटे हुआ डिस्टेंस, मैंने उसको पूरा इकट्ठे लिखा। नथिंग बट एरिया, डिस्टेंस ट्रैवल करना, पहले मिनट में इतना, फिर इतना, फिर इतना और फिर इतना। नथिंग बट एरिया, उतना डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया। नथिंग बट एरिया। जितना मैं टुकड़ों में आगे गया, मतलब मैंने उतना मेरा डिस्टेंस एक्यूमुलेट कर लिया, उतना मैं आगे चले गया, और जितना मैं आगे गया उतना मैंने डिस्टेंस कवर किया। इन शॉर्ट मैंने उतना एरिया कवर किया। तो अब से जब भी अपन ये बात आएगी कि मेरे को कोई चीज एक्यूमुलेट करना है, मेरे को कोई चीज जमा करना है, तब मैं किस चीज के बारे में बात करूंगा? मैं सिंपली बात करूंगा एरिया इनक्लोज्ड के बारे में, और कुछ भी नहीं। मैं किसके बारे में बात करूंगा? एरिया इनक्लोज्ड के बारे में। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब अपने को इंटीग्रल ये बताता है कि कितना एरिया एक्यूमुलेट हुआ। मतलब ये जो अपन अपने भाषा में कर रहे थे, पहले 1 मिनट में इतना, फिर आने वाले मिनट में, पहले 1 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, फिर आने वाले 2 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, फिर आने वाले 3 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, और फिर आने वाले 1-2 मिनट में और इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। इसी को हम इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट में समझ के
इसी को हम इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट में समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब इंटीग्रल अपने को बताता है कि कोई भी चीज कितनी जमा हो रही है। इसी का मतलब दैट इज आई डॉट ई, जैसे बोलते हैं ना अपन, दैट इज इंटीग्रल अपने को बताता है एरिया कितना जमा, कितना कवर किया, एरिया कितना, एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड मतलब ये एरिया एनक्लोज्ड इतना। आई बात समझ में? यस सर, बहुत अच्छे से आई बात समझ में। पर पिक्चर अभी चालू नहीं हुआ। देखो अभी तक की आसानी क्या थी, तुमको पता, तुमको आसान क्यों जा रहा था पता है अभी तक के निकालना? क्योंकि यहां पे देखो तुम्हारी इंटरनेट की स्पीड, मैंने क्या बोला, 1 MBPS कांस्टेंट थी, मतलब वो चेंज नहीं हो रही थी। ये देखो ये लाइन, ये कभी चेंज नहीं हुई। सिर्फ क्या चेंज हुआ, तुम्हारा चेंज हुआ टाइम। इसलिए तुमको बड़ा आसान गया उसको निकालना कि भाई जब स्पीड कांस्टेंट है तो मैं निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना इज वेरी इजी। ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालना बड़ा आसान है मेरे लिए। वैसे ही यहाँ पे ये स्क्वायर था, इसका एरिया बड़ा आसान है निकालना। पिक्चर में ट्विस्ट तब आता है, पिक्चर में ट्विस्ट तब आता है जब चीजें बदलने लगती है। और हकीकत में अगर मैं बोलूं तो हर चीज बदलती है, कभी कोई चीज कांस्टेंट नहीं होती। इसका क्या मतलब सर? अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम यहां से तुम्हारे घर से चौक पे गए, आगे के एक चौक पे गए, तुम्हारे घर से जो भी नियरेस्ट चौक होगा तुम वहां पे गए, बताओ कितना टाइम लगा? तो तुम जाते हो बोलेंगे हम तो 50 की स्पीड से गए, आते हो हम 20 की स्पीड से आए। पर क्या 50 की स्पीड कांस्टेंट थी क्या जब तुम जा रहे थे? जब तुम आ रहे थे तब 20 की स्पीड कांस्टेंट थी क्या? नहीं सर, कैसे पॉसिबल हो सकता है? बीच में क्रॉसिंग होगा तो रुकना, थोड़ा स्लो करनी पड़ी होगी, बीच में स्पीड ब्रेकर आया होगा तो स्लो करनी पड़ी होगी, सिग्नल लगा होगा उस हिसाब से स्लो करना पड़ा होगा, टर्न लेना था तो स्लो करना पड़ा होगा। मतलब कांस्टेंट नहीं थी ना स्पीड, स्पीड वॉज चेंजिंग। टाइम तो भले चेंज ही हो रहा था, डिस्टेंस तो वैसे भी कवर हो रहा था। मुद्दा ये था कि अपने को एरिया इनक्लोज निकालना होता है इंटीग्रल में। इंटीग्रल अपने को क्या बताता है कि कितना एरिया तुमने कवर किया, कितना एरिया तुमने, तुम्हारे पास में कितना एरिया जमा हुआ, कितना एरिया उसने खाया, कितना डेटा एक्यूमुलेट हुआ, ये बताता है अपने को इंटीग्रल। पर वो बड़ा आसान लग रहा था तुमको जब तुम्हारे पास में चीजें स्ट्रेट लाइन में थी, जब चीजें तुम्हारे पास में स्ट्रेट लाइन में थी। बट रियलिटी में चीजें स्ट्रेट में नहीं रहती ना, एक जैसी थोड़ी चलती है भाई। इंटरनेट की भी स्पीड तुम्हारी 1 MBPS कांस्टेंट नहीं रहती ना, कभी एकदम से बढ़ जाती है, कभी कम भी होती है, कभी बढ़ती है तो कभी कम होती है। उस समय पे दिक्कतें आना चालू हो जाती है। और वो ही मेन अपना कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आज इंटीग्रेशन पढ़ने का, कि जब चीजें स्ट्रेट में ना हो, जब चीजें फ्लक्चुएटिंग हो, और तब अगर मेरे को उसका ग्राफिकली अगर मैं देखूं और मैं अगर तब उस हिसाब से बोलूं कि भाई कितना एरिया जमा हुआ, कितना डेटा एक्यूमुलेट हुआ, कितना एरिया उसने कवर किया, वो है अपना मुद्दे का सवाल, वो है अपना मेन टास्क आज का। ये समझना कि ग्राफ जब ये फॉर्म में आ रहा है तो इसके नीचे यहां से लेके यहां तक के इसने कितना डेटा एक्यूमुलेट किया। ये देखो दूसरा ग्राफ तुमको दिखेगा यहाँ पे, ये शेडेड रीजन, ये अपने को पता करना है इंटीग्रल से। खैर यहाँ पे भी लिया तो भी चलेगा, ये डॉटेड लाइन से पूरा इतना। अपना मेन टास्क है ये जो कर्व है, ये कर्व के नीचे कितनी एरिया है उसको फाइंड आउट करना। और वो आसान नहीं था। इसने अब इंसान को, इसने आदमियों को जन्मों जन्म तक परेशान किया। जन्मों जन्म नहीं, ये तो ज्यादा हो गया, सालों साल परेशान किया, 10 साल 20 साल तक के, मैं तो बोलूंगा 100-150 साल तक की परेशान किया उसने इंसानों को। इतनी मुश्किलात हो गई थी इस चीज को फाइंड आउट करना, पर हुआ, ये चीज फतेह हुई, हासिल हुई, तब जाके तो आज अपन पढ़ रहे। वो कैसे हुई अपन वो समझ रहे, काम क्या है अपन वो समझ रहे। और ये बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई देखो यहां पे अब चीजें सेम नहीं रही। जैसे यहां पे तुम्हारा स्पीड सेम था और सिर्फ तुम्हारा टाइम चेंज हो रहा था और तुमको डिस्टेंस कितना था आसानी से पता चल गया। लेकिन अब क्या हो रहा है देखो, यहां पे तुम्हारा स्पीड पहले स्लो था, अब ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब तुमको बताना है कि तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया। कितना मुश्किल वाला बात है। अब हम इसको आगे के लेवल पे लेके जाते हैं। बट अब हम ये स्पीड, टाइम, इंटरनेट स्पीड, टाइम, ये सब ना बोलते हुए हम बहुत जनरलाइज्ड भाषा में बात करेंगे। जनरलाइज्ड भाषा में एज इन एक्स और वाई के भाषा में बात करेंगे अपन, एक्स और वाई के भाषा में। और पर उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको ये याद रखनी है
कि ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे क्या कि जैसे कि यहाँ पे स्पीड अपना मेरा y था और ये टाइम मेरा x था, जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ती गई वैसे वैसे मुझे टाइम कम लगते गया, रिलेटेड थे वो एक दूसरे को। और अब हम इन जनरल x और y के भाषा में हम बात करेंगे। इन जनरल कितना एरिया कवर हुआ है और उसको कैसे हासिल किया, हम इंसानों ने उसको कैसे हासिल किया और कैसे जन्म हुआ इंटीग्रल का, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज एरिया अंडर कर्व। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, भाई मैंने तुमको क्या बोला, अब से अपन इन जनरलाइज्ड भाषा में बात करेंगे। इन जनरलाइज्ड भाषा में यानी क्या कि x जैसे जैसे चेंज होगा y की कीमत वैसे वैसे बढ़ते जाएगी। सर यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ में, शाबाश। मुझे बताओ व्हाट इज द एरिया अंडर दिस कर्व, ये शेडेड रीजन बताओ। चलो तुम बोलोगे क्या सर कैसे बताएंगे, वही तो मुद्दा है, यही तो अपने को सीखना है कि ये शेडेड रीजन के अंडर का एरिया क्या है। ये अपना सवाल यहाँ पे लिखा हुआ, व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व। तो आ जाओ, और इसको हासिल किया गया था वाया इंटीग्रल। किसके थ्रू हासिल किया गया था, इंटीग्रल के थ्रू। बट हम डायरेक्टली इंटीग्रल पे नहीं जाएंगे, हम पहले समझेंगे कि पुराने लोगों ने बिना इंटीग्रल के कैसे उसको हासिल किया और उसके थ्रू इंटीग्रल कैसा जन्म हुआ, हम वो देखने वाले हैं। आई बात समझ में। तो चलो आ जाओ, देखो अब अपन क्या कर रहे हैं, अब हम एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं। अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे इसी ग्राफ का, यही ग्राफ मैंने आगे यहाँ पे कंटिन्यू किया है। अब हमारा टास्क ये है कि वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस कर्व। ओके, अब जो पुरानी टेक्निक थी, जो अपने पास में पुरानी टेक्निक थी, वो ये टेक्निक थी कि वो क्या करते थे, ये जो पूरा एरिया है समझो उन्होंने क्या किया पता है, ये कर्व को दो टुकड़ों में ऐसे बांट दिया, एक पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी। और उन्होंने क्या किया, अब इसके बीच में का उनको एरिया निकालना है, तो उन्होंने क्या किया, ये इसके बाद में ये स्टेप आती है, उन्होंने क्या किया, उस एरिया को दो टुकड़ों में बांट दिया। उन्होंने उसी एरिया को, ये जो एरिया था ग्रीन शेड में, उसको दो टुकड़ों में बांट दिया। दो टुकड़ों में बांटने से क्या हो गया, देखो ये पहला टुकड़ा मिला जिसमें डिस्टेंस हो गया इतना x1 के जितना, x1 पॉइंट हो गया ये, और ये डिस्टेंस हो गया x2, सॉरी ये हो गया अपना x2, ये हो गया मेरा पॉइंट x2। कौन सा मेरा पॉइंट हो गया x2, ये मेरा पॉइंट हो गया x2। ये हो गया पहला एरिया और ये मेरा हो गया दूसरा एरिया। और ये जो डिस्टेंस है इतना, इसको बोला गया मैंने डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स जितना। पर ये क्यों किया, दो टुकड़ों में बांटा, इसलिए बांटा कि जैसे देखो तुम ये लाइन देखोगे, ये लाइन से पहला रेक्टेंगल मिल गया मेरे को, ये दूसरा रेक्टेंगल मिल गया मेरे को। और क्या मैं ये रेक्टेंगल की एरिया निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। पर प्रॉब्लम कहाँ है, फिर से ये लाल शेडेड रीजन की, तो वो जो जितना लाल शेडेड रीजन होगा उसको अपन जोड़ देंगे एरिया में। मतलब पुराने लोगों ने क्या किया पता है, पुराने लोगों ने ये एरिया को दो टुकड़ों में बांटा और फिर उसको दो टुकड़ों में उसमें रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल बना के वो रेक्टेंगल का एरिया निकाला, प्लस वो शेडेड रीजन जितना था उन्होंने उसमें जोड़ दिया। और ये एरिया मतलब कितना था, एरिया कैसे कैलकुलेट होगा अपना रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मेरी ब्रेड्थ कितनी थी, देखो मेरी ब्रेड्थ थी डेल्टा एक्स, मैंने तुमको बोला डेल्टा एक्स मतलब क्या, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। पहले x1, पहले ये तो पूरा a से b था, पहले ये क्या था, पूरा a से b था। अब मैंने उसको दो टुकड़ों में बांटा x1, तो ये हो गया मेरा डेल्टा x जितना चेंज, और यहां पे मेरा वापस आया डेल्टा x जितना चेंज। ये हो गया मेरा पॉइंट x1, मेरा पॉइंट x2, और ये आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एरिया निकाला। एरिया किसका निकाला, पहले का एरिया। पहले का एरिया कैसे निकलेगा, ये हो गया ब्रेड और ये होगी मेरी हाइट। मेरी हाइट किसके बराबर रहेगी, मेरी हाइट y के बराबर रहेगी। y एक्सिस में क्या है मेरा, f ऑफ x है, तो मेरा आ गया पहला फंक्शन x1 के लिए मेरी एरिया हो गई f ऑफ x1 इंटू डेल्टा एक्स। क्यों, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड हो गया। प्लस क्यों किया, अरे भाई जोड़ रहे हैं ना अपन, एरिया निकाल रहे तो जोड़ना तो पड़ेगा ही। प्लस, और क्यों जोड़ते, क्योंकि भाई तुमने सबसे पहले देखा डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है, जोड़ रहा है पहले में, अब दूसरा भी जुड़ेगा तब जाके तो पूरा बनेगा एक, वो तब जाके तो पूरा बनेगा ना।
अगर मैं सिर्फ इसको रख लूँ, जमा कर लूँ और इसको जमा कर लूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि ये पूरा मिला के 1 हो गया। ये 1 तब होगा जब ये मिलेगा, और कब मिलेगा? जब एडिशन का सिंबल लगेगा। आई बात समझ में? तो मैंने एरिया, पहले का एरिया निकाला, मैंने पहले का एरिया निकाला, उसको प्लस कर दिया सेकेंड के एरिया के साथ में। सेकेंड का एरिया कैसा निकला वो भी तुमको पता है, एफ ऑफ x2। x2 क्यों? अरे भाई सर वहां पे फंक्शन ही तो x, वेरिएबल ही तो x2 था, तो उस वेरिएबल को लगता हुआ उसका फंक्शन एफ ऑफ x2 हो जाएगा, और उसको लगता हुआ उसके डिस्टेंस डेल्टा x। ये पता रहता था लोगों को, और ये पता रहता था लोगों को, और बस ये शेडेड रीजन जोड़ देना है। क्या इससे आंसर मिल गया क्या उनको? नहीं, इसमें भी दिक्कत गई। क्या दिक्कत गई? कि भाई ये जो शेडेड रीजन है ये बहुत बड़ा था, उसलिए उन्होंने क्या किया, उसको छोटा किया। कैसे छोटा किया पता है? ये देखो उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने सोचा हम 2 टुकड़ों के में क्यों बांटे कर्व को, हम कर्व को n नंबर ऑफ टुकड़ों में बांटते। मतलब क्या? ये देखो मेरे साथ साथ, n नंबर ऑफ टुकड़े इतने कि वो एक दूसरे को ऑलमोस्ट चिपक के ले रहे हैं, चिपक के, ठीक है ना? ये यहाँ पे डिस्टेंस बन रहा है, पर ऐसा समझो कि वो एक दूसरे को चिपक के है। सर इससे क्या होगा? अभी तुमको समझ में आ जाएगा इससे क्या होगा। देखो बस देखते जाओ, पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा अपने आप। और अब देखो मैं स्ट्रेट लाइन निकालते जाता हूं, सर ये आप क्या कर रहे हो? मैं रेक्टेंगल्स बना रहा हूं बच्चों। सर उससे क्या होगा? भाई देखो अगर मैं पहली 2 लाइन कंसिडर करूं, सिर्फ मैं पहली, अच्छा ये जाने दो, यहां पे नहीं दिख रहा होगा तुमको, यहां पे दिखेगा। मैं कौन सी 2 लाइन कंसिडर कर रहा हूं पता है? ये वाली और ये वाली। देखो ये वाली और ये वाली, ठीक है? मेरे को उसका रेक्टेंगल निकालना है, तो यहां से लेके यहां तक के का पूरा निकल जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर, लेकिन सर अपने को सिर्फ 2 लाइन थोड़ी लेना है, अपने को तो बहुत सारा लेना है। लो ना, तुम यहां से लेके यहां तक का निकालो एरिया। भाई मेरे को बताओ, जब पहला अपन यहां पे सिर्फ 2 में कर रहे थे, देखो शेडेड रीजन कितना बड़ा आ रहा था, और अब तुम्हारा शेडेड रीजन बताओ बड़ा कितना है? सर इसको तो हम देख भी नहीं सकते, इतना छोटा हो गया, उसको हम देख भी नहीं सकते। पर सर क्या हम इस रेक्टेंगल का आंसर निकाल सकते क्या? हाँ तुम निकाल सकते हो इस रेक्टेंगल का आंसर, एरिया तो निकालना है, वो तो तुम निकाल ही लोगे। तो ऐसे करते करते वो उन्होंने, ये तो मैंने एक ही इसमें बनाया, एक इसमें नहीं बनता है वो। उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने किया, ये मैं मिटा देता हूं पूरा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में किया। मतलब क्या? उन्होंने पहले 2 में निकाला, फिर 2 का 3-4 कर दिया, ये ऐसा। ये ऐसा। अब देखो पहले यहां पे कितना ज्यादा था, अब ये तो पूरा एलिमिनेट ही हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला अब इसका तो एरिया निकल गया, अब अपन इसको और थोड़ा छोटा कर देते। एक एक स्टेप वो आगे बढ़ते गए, एक एक स्टेप वो आगे बढ़ते गए, और ऐसे करते 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 वो उतने नंबर ऑफ लाइंस पे पहुंच गए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला। और फिर देखो तुम यहां पे देखो जरा, देखो कितना कम है शेडेड रीजन। ये यहां पे देखो तो ये इतना शेडेड रीजन है सिर्फ। यहां पे देखो तो सिर्फ ये इतना है, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल आपका अपने को पता है ना एरिया, यहां से तो अपने को एरिया मालूम है। ये देखो ये इसका नहीं मालूम अपने को, लेकिन यहां से तो मालूम है अपने को सारा। इसका देखो सिर्फ इतनों से का नहीं मालूम है, बाकी का मालूम है। और यहाँ पे सिर्फ इसका नहीं मालूम है अपने को, बाकी सबका मालूम है। यहाँ पे तो इन दोनों का नहीं मालूम था। अब देखो सिर्फ ये छोटे छोटे टुकड़ों का नहीं मालूम था। ये देख रहे हो तुम? ये तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ये कर दिया, भर दिया। स्टार्टिंग में भी इतना नहीं भरना था मैंने। आई बात समझ में? तो ऐसे करते करते गए वो लोग धीरे धीरे, और उन्होंने उसको हटा दिया। किसको हटा दिया? ये शेडेड रीजन को हटा दिया, लाल के। और ऐसे उन्होंने कितने नंबर ऑफ लाइंस निकाले? n नंबर ऑफ लाइंस निकाले। सर n मतलब कितना? जितना कर्व जैसा रहेगा उस हिसाब से उन्होंने नंबर ऑफ लाइंस निकाला, और उन सबका एरिया उन्होंने जोड़ दिया। इसका मतलब उन्होंने समेशन किया। किसका समेशन किया? f ऑफ xi
और डेल्टा एक्स क्या था, वो डिस्टेंस था हर दो तीन लाइन में का, हर दो लाइन में का डिस्टेंस, ये देखो नहीं है यहाँ पे, इन दोनों में का डिस्टेंस, डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एफ ऑफ से। लेकिन ये डिस्टेंस किसके लिए था, x1 के लिए था, एफ ऑफ x1। ये डिस्टेंस किसके लिए था, x2 का, तो ये एफ ऑफ x2 और डेल्टा एक्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन। मतलब जितने तुम्हारे नंबर ऑफ लाइन्स आएंगे उतना तुम्हारा टोटल एरिया बनेगा। आई बात समझ में? पर यहां पे भी दिक्कत क्या आ रही थी, मैंने तुमको क्या बोला कि भाई अगर अपन ये इसको भी देखे अभी वापस, मैं फिर से एक और बार तुमको बता देता हूँ। ओफो, मैं अगर फिर से तुमको एक और बार ये लाइन ड्रॉ करके बताऊँ, देखो दिक्कत कहाँ आ रही है। फिर भी इससे फिर भी आंसर हासिल नहीं हो रहा था, क्यों पता है? देखो ये यहाँ पे देख रहे हो, ये लाइन खींच ली मैंने सीधी। जरा मैं ना वाइट ले लेता हूँ पहले तो, 1 मिनट। देखो अब क्या हो रहा है, ये यहां से मैंने एक लाइन खींच ली। देखो यहाँ पे ये जो डॉटेड रीजन है, इसका मेरे को सिर्फ एरिया नहीं मालूम है। आई वुड रादर से कि मेरे को सिर्फ ये डॉटेड रीजन का एरिया नहीं मालूम है ना। अब देखो यहाँ पे मेरे को इनका तो एरिया मालूम है, इसका और इसका, बस मेरे को सिर्फ इसका नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि इसमें ये कर्व इन्वॉल्व है। मैं अगर यहाँ पे लाइन लूंगा एक और, तो ये वाली कर्व इन्वॉल्व है यहाँ पे इतनी सी। मैं अगर यहाँ पे एक लाइन लूं ऐसी, तो ये वाली कर्व इन्वॉल्व है यहाँ पे, जिसका मेरे को दिक्कत जाएगा। मैं अगर ये लाइन लूं यहाँ पे, तो मेरे लिए ये वाली कर्व है जिसका मेरे को एरिया नहीं निकल जाएगा। मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं, मैं इसका निकाल के इतने को जोड़ दूंगा, इसका निकाल के इतने को जोड़ दूंगा, इसका निकाल के इतने को जोड़ दूंगा, ऊपर तक के इसका निकाल के इन दोनों के साथ, इन तीनों के साथ मैं जोड़ दूंगा, इसका निकाल के इन चारों को मैं जोड़ लूंगा, तो मेरे को एरिया मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे फिर भी आ ही रहा था। मैं ये n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ले रहा था ना, फिर भी मेरे को इतने प्रॉब्लम आ ही रहती है, 1 2 3 4 5। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आगे उन्होंने क्या किया, आगे उन्होंने किया ये विड्थ को बहुत छोटा बना दो, विड्थ को इतना छोटा बना दो कि वो जो डिस्टेंस है वो नियरली इक्वल टू 0 हो जाए, वो डिस्टेंस नियरली इक्वल टू 0 हो जाए। सर एक मिनट, लिमिट का कॉन्सेप्ट? यस, लिमिट का कॉन्सेप्ट। वी अप्रोच टुवर्ड्स समथिंग बट वी नेवर रीच टू दैट पॉइंट। that is what the concept is of limit। और हमने इस पे बस लिमिट अप्लाई कर दिया। किस पे? इस पे जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई कर दिया तो हमारा टास्क देखो कितना आसान हो गया। अज्यूमिंग ये जैसे हमने लिमिट लगाया ना, ये जो मेरे नंबर ऑफ एरर्स थे ना, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों एरर मेरे अब नलीफाई हो गए। क्यों पता है? क्योंकि डिस्टेंस इतना छोटा हो गया था, इतना छोटा कि वो जो ऐसा कर्व था, वो कर्व ना रहते हुए पूरा एक रेक्टेंगल बन गई। और मेरे को रेक्टेंगल का तो एरिया निकालते आता है, ये वो मैजिक था। पर तुमको पता है ये सब तुमको सुनने में लिखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अगर मैं उसको यहां पे निकालूं ना, एक मैं तुमको एक एग्जांपल दे दूं बस। वो n नंबर ऑफ लाइंस इस हिसाब से कि डिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू 0, तो वो एक दूसरे के इतने पास में होंगी। ये इतने पास में की बात कर रहे हो, इससे भी ज्यादा पास में, ये बहुत ज्यादा दूर हो गया। सर ये तो एक ही लाइन दिख रही है। हाँ, और इसका कैलकुलेशन करना था अब उनको, ये इनका एरिया निकालना था उनको। कितनी मुश्किल वाली बात थी उनके लिए, कितनी मुश्किल वाली बात थी उनके लिए। प्रॉब्लम यहां पे नहीं था, प्रॉब्लम यहां पे नहीं था, यहां पे से तो उन्होंने एक कदम आगे गए। प्रॉब्लम यहां पे भी नहीं था क्योंकि वो और एक कदम आगे गए। प्रॉब्लम यहां पे था कि उन्होंने उसको इतना छोटा बना लिया कि अब ये पेपर पे सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल की बात हो गई थी, बहुत ही मुश्किल की बात हो गई थी। लेकिन लोग करते थे पहले के ज़माने के, उसको कैसे ना कैसे करते थे। वो एरर को वो लोग अज्यूम कर लेते थे कि छोटा मोटा एरर अपन जोड़ देंगे, ऐसा वो बोल के कर लेते थे, पर करते ज़रूर थे।
पर 17वीं सेंचुरी में एक बहुत गजब का शॉर्टकट निकल आया, और उस शॉर्टकट को नाम दिया गया उस शॉर्टकट को नाम दिया गया इंटीग्रल। वो था क्या? वो निकाला किसने? वो निकाला लिबनिज ने और न्यूटन ने साथ में, उनके टाइमलाइन पे, उनके जगह पे उन्होंने बरोबर इकट्ठे निकाला। ठीक है, लिबनिज ने और न्यूटन ने, दोनों ने। अब हुआ क्या, हुआ कैसे, अब वो मैं तुमको बताऊंगा। अभी तक के अपन ने ओल्ड अप्रोच देखा, अब अपन इंटीग्रल के अप्रोच पे जंप करेंगे। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि इंटीग्रल का जन्म कैसे हुआ। अभी तक के अपन ने देखा कि लोगों ने कैसी तकलीफें झेली एरिया निकालने में। अब इंटीग्रल का जब जन्म कैसे हो रहा है, अब वो अपन यहाँ पे अभी देखेंगे। तो क्या था वो शॉर्टकट, ऐसा क्या बन गया वहां पे, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट बनाया जो इतनी मुश्किलात वाली चीज को अपने को चुटकी में आंसर देने लगी, इतनी मुश्किलात वाली चीज को अपने को चुटकी में आंसर देने लगी। तो आजा अपन वो अब समझते हैं। अगर समझो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि ये मेरा फंक्शन है और ये उसकी एरिया है a(x). अगर मैंने उस एरिया को, अगर मैं वो एरिया को बदल दूं, मैंने उस एरिया को बदल दिया डेल्टा x से, मतलब क्या, मैंने उसकी एरिया बढ़ा दी इतने से, तो इसका मतलब उसका एरिया में, अगर मैं डेल्टा x से उसका एरिया बढ़ा रहा हूं तो a(x) में कितना चेंज आ जाएगा एरिया में, डेल्टा a(x), बरोबर। एरिया भी इंक्रीज हो गई। और मेरे को अगर ये फंक्शन पता है, f(x), मेरे को अगर ये फंक्शन पता है और मेरे को ये पता है कि ये चेंज यहाँ पे हो रहा है, तो मैं क्या उसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ? यस सर, कैलकुलस में डेरिवेटिव में अपन ने वही तो चीज सीखी। गिवन अ फंक्शन, अपन उसका कोई भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। गिवन अ फंक्शन, मैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। मतलब क्या, एट एनी पॉइंट x मैं ये चेक कर सकता हूँ कि ये फंक्शन कितने तेजी से चेंज हो रहा है, तो समझो अगर मेरा एरिया अंडर द कर्व a(x) है, तो डेरिवेटिव ऑफ एरिया क्या रहेगा मेरा? चेंज इन एरिया ओवर चेंज इन स्मॉल इंटरवल। मेरा चेंज इन इंटरवल क्या है? स्मॉल इंटरवल डेल्टा x, उसको मैं dx से लिखता हूं, अपन ने डेरिवेटिव में पढ़ा है अच्छे से। और मेरा चेंज इन एरिया क्या है? डेल्टा a, जिसको मैं सिंपली a लिख देता हूं यहाँ पे, फिलहाल के लिए तो हटा देता हूं। ये हो गया मेरा d ऑफ a, मतलब मेरा डेरिवेटिव, मतलब मेरा चेंज इन एरिया कितना आ गया? मेरा चेंज इन एरिया आ गया dA बाई dx। अब मैं अगर बोलूं कि मेरा ये जो चेंज इन एरिया है ओवर द स्मॉल इंटरवल क्या रहेगा? ओवर द स्मॉल इंटरवल यानी क्या सर? ये देखो नहीं है यहाँ पे, तुमको दिख नहीं रहा है क्या? ये इंटरवल में कितना चेंज हुआ मेरा एरिया, मेरे को ये कैलकुलेट करना है। तो व्हाट डू वी डू? अपन लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। दिस इज व्हाई द लिमिट केम ना, कि बड़े स्मॉल इंटरवल में ये सब डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं अपन। तो बस मैंने क्या किया, मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया डेल्टा a अपॉन डेल्टा x में, स्मॉल चेंज इन एरिया ओवर स्मॉल इंटरवल। और मेरा एरिया क्या था? मेरा एरिया क्या है? ये देखो मेरा एरिया क्या है, ये कितना है मेरा लेंथ, इसकी हाइट कितनी होगी मेरी f(x), और ये विड्थ कितनी है इसकी डेल्टा x, है ना। लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी? लंबाई है मेरी f(x) और चौड़ाई है मेरी डेल्टा x ओवर डेल्टा x कैंसल हो गया मेरा। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन यहाँ पे जो मेरे को मिला, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ एरिया मेरे को जो यहाँ पे मिला, ये क्या मिला? डेरिवेटिव ऑफ एरिया मिला मेरे को। डेरिवेटिव ऑफ एरिया इज ए फंक्शन, इसका मतलब क्या? एरिया एंड फंक्शन रिलेटेड। और ये वो शॉर्टकट था कि जब मैं एरिया का डेरिवेटिव निकालता हूं, जब मैं एरिया का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, मेरे को वो फंक्शन मिल रहा है। जब मैं उस एरिया का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, मतलब मैं ये कितने तेजी से चेंज हो रहा है, अगर मैं वो पता कर लूं तो मेरे को ये फंक्शन पता चल जाएगा। और यहां ये था वो शॉर्टकट जिसके थ्रू जन्म हुआ अपना इंटीग्रेशन का। अगर मैं वो फंक्शन फाइंड आउट कर लूं, अगर मैं वो एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट कर लूं,
क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे बात अच्छे से सुनना तुम, ठीक है ना। बहुत गजब की बात है क्योंकि अब जन्म होने वाला है इंटीग्रेशन का। अगर मैं एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट कर लूं जिसका डेरिवेटिव ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स हो, जिसका डेरिवेटिव ये हो, तो उस फंक्शन को मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन, उस फंक्शन को मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन। और वो फंक्शन जो रहेगा दैट विल बी नथिंग बट एरिया, दैट विल बी नथिंग बट एरिया। इफ यू हैव टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स, ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड अनदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसका डेरिवेटिव इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स, जिसका डेरिवेटिव इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स। और ये वो तरीका था और यहां पे जन्म हुआ अपना इंटीग्रेशन का। तो अब मुद्दे की बात यह है कि एक मोमेंट के लिए अपन भूल जाए कि अपन एरिया निकाल रहे हैं। एक मोमेंट के लिए अगर अपन भूल जाए, ये भी भूल गया, देखो ब्लैंक हो रहा है, ये तो कब से ब्लैंक हो रहा है। एक मोमेंट के लिए अगर मैं भूल जाऊं कि मैं एरिया निकाल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक मोमेंट के लिए भूल जाऊं कि मैं एरिया निकाल रहा हूं और मैं सिर्फ एक चीज याद रखूं कि आई नीड टू फाइंड अ फंक्शन। मेरे को एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है, एक ऐसा कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है जिसका डेरिवेटिव अगर ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स निकल गया, जिसका डेरिवेटिव अगर ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स निकल गया, तो इसका मतलब मैंने क्या निकाला, एरिया निकाला। और यही तो वो शॉर्टकट था और यही वो मैजिक था और यहाँ पे जन्म हुआ इंटीग्रेशन का। तुम्हारे मन में अभी भी ये सवाल होगा कि सर ये निकालेंगे कैसे, ये समझेगा कैसे हमको कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, हम कैसे ढूंढेंगे उसको। तुमको ढूंढना नहीं है, तुमको गिवन होगा। अपन तो जन्म देख रहे हैं ना। जब न्यूटन और लिबनिज ने इस चीज को देखा और समझा तब मैथ्स की और फिजिक्स की दिशा ही बदल गई। अब लोगों को ये नहीं करना पड़ रहा था। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास में एक जमीन है और वो जमीन एरिया इतना कवर कर रहा है, तो अब तुम, और मैं तुमको बोल दूं कि भाई मेरे को इसका एरिया नहीं मालूम है, तो अब तुम पट्टी लेके उसको n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल के उनको जोड़ने का काम नहीं करते बैठोगे। अब तुम क्या करोगे, तुम एक ऐसा कैपिटल एफ ऑफ एक्स ढूंढोगे जिसका डेरिवेटिव ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स होगा। और यहां पे तुम डायरेक्टली बोल दोगे कि जैसे तुमको पता चल गया वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है, वो नथिंग बट ये एरिया है, वो नथिंग बट ये एरिया है। ये वो मैजिक हुआ और न्यूटन और लिबनिज ने इसके थ्रू पूरी दिशा बदल दी, मैथ्स और फिजिक्स की पूरी दिशा बदल दी। तो ये वो कारण था जिस वजह से हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं और यहां पे जन्म हुआ तुम्हारे इंटीग्रेशन का। और ये एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव, एक ऐसे फंक्शन को ढूंढना, फाइंडिंग अ फंक्शन, ये देखो यहां पे लिखा है, फाइंडिंग ए फंक्शन which when differentiated yields another function। एक ऐसे फंक्शन को ढूंढना जिसका मैं जब डिफरेंशिएशन करूंगा मेरे को दूसरा फंक्शन देगा। रे मेरे को क्या देगा, दूसरा फंक्शन, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। यानी ये जो मेरा प्रोसेस था, एक प्रोसेस जिसमें मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालूंगा और अगर मैं उस प्रोसेस में उस कैपिटल एफ ऑफ एक्स को डेरिवेट कर दूं और अगर उस डेरिवेटिव को, इसको डेरिवेट करते से अगर मेरे को वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिल गया, तो क्या वो इंटीग्रेशन कहलाएगा? जी हाँ, वो इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो क्या हमको यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है क्या? ना ना ना, अब तुमको डेरिवेटिव नहीं लेना है। यहाँ पे तो जन्म हुआ इंटीग्रेशन का। पर कुछ भले मानुस है, कुछ भले मानुस थे पहले के टाइम के, बहुत अच्छे खासे, जिन्होंने तुमको वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स दे रखा, उन्होंने तुमको रूल बना के दे दिया। पहले के लोगों को बहुत दिक्कत गई, जो तुम्हारे मन में अभी सवाल आ रहा है कि वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकलेगा कैसे। तो वो मेहनत करते गए और उनको मिला फिर, और जब बहुत सारे पैटर्न्स मिले तब उन्होंने उसमें से रूल्स बना दिए जो तुम आने वाले लेक्चर्स में सीखोगे रूल्स को। और वो रूल्स नथिंग बट कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, और वो रूल नथिंग बट कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। और जब तुम कैपिटल, अब तुमको तो खैर रूल पता ही है ना, अब तुमको क्यों डेरिवेटिव निकालना है? तुमने तो फंक्शन ढूंढ लिया है ऑलरेडी, तुम्हारे पास में तो फंक्शन ऑलरेडी है, तुमको डेरिवेटिव नहीं निकालना है। उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है इसलिए तो वो फंक्शन तुम्हारे पास आ चुका है। अब तुमको सिर्फ उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है वो समझना है। पहले के लोगों के पास में वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स नहीं था, इसलिए वो ट्रायल एंड एरर मेथड से उन फंक्शन को निकालने की कोशिश करते थे, उन फंक्शन को निकालने की
कोशिश करते थे जिसका डेरिवेटिव वो स्मॉल, क्योंकि उनके पास में स्मॉल एफ ऑफ एक्स हुआ करता था और उनका ये प्रोसेस था कि उनको ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकाल ले इस हिसाब से कि जब उसका वो डेरिवेट करेंगे तब उनको ये मिलेगा, और जब उनको ये मिल जाएगा तब बोल देंगे कि भाई दिस वॉज, इतना एरिया एनक्लोज्ड हो गया है वो कर्व के अंदर, इतना एरिया एनक्लोज्ड हो गया है उस कर्व के अंदर। तो वो रूल क्या है, वो कैसे रूल्स है, ये एफ ऑफ एक्स क्या होगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन। तुमने डेरिवेटिव निकाला है एक्स टू द पावर एन का, तुमने डेरिवेटिव निकाला है एक्स टू द पावर एन का, वैसे ही इंटीग्रेशन भी निकलेगा एक्स टू द पावर एन का, और वो इंटीग्रेशन कुछ इस हिसाब से निकलता है। अब ये क्या है, एन प्लस वन क्यू है, डिनोमिनेटर में एन प्लस वन क्यू है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये ऐसे सिंबल को इसको क्या बोलते हैं, ये dx क्यू लिखा है यहाँ पे, ये सब चीजें अपन धीरे धीरे समझेंगे, ये सब तो इंटीग्रेशन के चैप्टर में समझेंगे अपन अच्छे से। ये तो इंट्रोडक्शन था, आज तो अपने यहाँ पे जन्म हुआ इंटीग्रेशन का, अब अपन इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे उसको समझेंगे। पर उसके पहले थोड़ी एक बात बता देता हूं मैं, इस साइन को बोला जाता है इंटीग्रेशन, खैर तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन, बट असलियत में इट इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव क्यों, अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूं तो मेरे को एक स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिलेगा, है ना, मेरे को एक स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अगर मैं उस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ऐसा क्यों, याद करो अपने उस लेक्चर के डेरिवेटिव के, जिसमें मैंने कहा था कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स टू ईच अदर। एक ऐसा कोइंसिडेंस क्रिएट हो गया, एक ऐसा कोइंसिडेंस क्रिएट हो गया, ये टोटल अलग कॉन्सेप्ट है। डेरिवेटिव चेंज के लिए आपरा जाता है, डेरिवेटिव आता है चेंज के लिए, डेरिवेटिव आता है चेंज के लिए, तो इंटीग्रेशन आता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। कॉन्सेप्ट जमीन आसमान का फर्क है, पर एक ऐसा गजब सा कोइंसिडेंस हो गया कि इससे ये दोनों इंटर रिलेटेड हो गए एक दूसरे को, इसलिए तो दुनिया बदली है अपने आसपास की और मैथ्स और फिजिक्स के लिए। सब कुछ बदल गया जब लेबनीज ने और न्यूटन ने ये इंटीग्रेशन निकाला तब। और गजब भी इतना था कि न्यूटन उनके टाइम पे, मतलब न्यूटन और लेबनीज एक ही टाइम के लोग हैं, जैसे कि आज अपन दोनों हैं। आप यहाँ पे बैठ के लेक्चर देख रहे हो मेरा, और मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का जन्म किया और तुमने भी वहां पे बैठ के तुम्हारे यहाँ पे इंटीग्रेशन का जन्म किया, और अपन ने पब्लिश कर दिया साथ में। ऐसा हुआ था यहाँ पे न्यूटन और लिबनीज के बीच में, न्यूटन और लिबनीज के बीच में साथ में एट द सेम इन सेम ईयर उन्होंने पब्लिश कर दिया था इंटीग्रेशन को इन्वेंट करके। बहुत ही गजब की बात हुई थी। तो अगर, खैर वो सब बात नहीं है, तो मेरा मुद्दा ये था कि इस सिंबल को रीड किया जाता है इंटीग्रेशन, और इसे ऐसा सिंबल इसलिए दिया गया क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस इज नथिंग बट जमा करना, एक्यूमुलेट करना, एरिया, कितना एरिया है उसको निकालना। कैसे निकालना, उन टुकड़े टुकड़ों के एरिया निकाल के उनको जोड़ना इज नथिंग बट समेशन। और इस समेशन के लेटर का एस को एक इलोंगेटेड फॉर्म में लिखना, इलोंगेटेड यानी लंबा करके, लंबा खींच के लिखना, वॉज नथिंग बट इंटीग्रल, और रैदर इन एक्यूरेसी, परफेक्शन के हिसाब से बोलेंगे तो एंटी डेरिवेटिव। सर इन शॉर्ट अगर मैं तुमको कहूँ तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एरिया। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया। सर इतनी राम कथा क्यों बताई, फिर इतना लंबा रामायण क्यों? ऐसा है, तुमको मेरे को उसका इज्जत दिलाना था, तुमको मेरे को उसके एनवायरनमेंट में घुसाना था, मेरे को तुमको ये बात बार बार सुनवानी थी कि चेंज ऑफ एरिया कैसे हुआ, क्या हुआ, कब क्या चीज हुई, क्यों कॉम्प्लेक्स हुआ। मेरे को तुमको वो एहसास दिलाना था कि ये शॉर्टकट का महत्व इतना है कि ये तुम्हारे लेवल पे अगर तुम्हारा दिमाग ब्लो हो सकता है ये बात को सोच के कि भाई मेरे को तो यहाँ पे एक मोमेंट के लिए समझा ही नहीं सर क्या बोल रहे थे, तो सोचो उनको कितनी तकलीफ गई होगी वो जमाने में ये एरिया निकालने की। लोगों को तकलीफ जाती थी, ऐसे ऐसे जमीन रहती थी, यहाँ पे सब किच्चल किच्चल किच्चल, यहाँ पे नाला, यहाँ पे ऐसे पहाड़, यहाँ से तो पहाड़ चालू हो गए और यहाँ पे बंजर जमीन पूरी। पहले को लोगों को यहाँ की जमीन का एरिया निकालना था ताकि वो वहाँ पे खेती कर सके। कैसे निकालेंगे उसका एरिया? ये देखो मैंने लाइन निकाला है ना,
अब इसमें रेक्टेंगल्स बनाते थे, वो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, ये इतने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, और इतने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को वो काउंट करते थे और हर एक का एरिया निकाल के उन सबका एडिशन करते थे। समेशन प्रोसेस ऑफ समेशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। प्रोसेस ऑफ समेशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। फाइनाइट नंबर ऑफ एन इनफाइनाइटेसिमल यानी सबसे छोटी छोटी क्वांटिटी, उन सबका जोड़ना is nothing but finding out area, और area is nothing but finding out integration, is nothing but finding out integration। और इसीलिए इंटीग्रेशन का सिंबल ये ऐसे फॉर्म में आया क्योंकि अपन इंटीग्रेशन में nothing but we are calculating, we are adding all the things, we are adding n number of things, n small number of things, and hence ये एक elongated s बनाया गया इंटीग्रेशन का सिंबल from the word summation and with its initial letter s। तो ये था अपना आज का इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, कि क्यों इंटीग्रेशन पढ़ते हैं हम, इंटीग्रेशन का काम क्या था, ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी, और ऐसे कौन लोग थे, और कब और कैसे जन्म हुआ इंटीग्रेशन का, और क्यों हुआ इंटीग्रेशन का जन्म। अब अपन आगे वाले लेक्चर्स में उसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन तुमको कैसे पढ़ना है। इंटीग्रेशन में वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो मैंने तुमको बोला कि वो फंक्शन, वो जो रूल थे, वो रूल्स क्या थे, वो सब खैर ठीक है। अब वो सब तो इतना कुछ नहीं है, वो सब तो तुमको धीरे धीरे पता चलेगा, वो सब तुम यूज टू भी हो जाओगे उसको। मेन मुद्दा ये था कि इंटीग्रेशन क्यों और कैसे आया और किस लिए आया, वो अपन आज यहाँ पे समझा। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में अपन और डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी।